तो आर्किमिडीज वो महापुरुष हैं जिन्होंने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बता दी थी। इन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस डेवलप कर लिया था। इन्होंने लीवर्स को, पुलीज को, कैटापुल्ट्स को, स्क्रू पंप्स को डेवलप कर लिया था। ये पहले महापुरुष थे जिन्होंने 10⁻⁴ का यूज़ करना शुरू किया था। तभी इनको कहा जाता था कि ये अपने समय से 2000 साल आगे की सोच रखते हैं। और ये कब की बात है? 288 से लेके 212 BC के बीच की बात है ये। और इन्होंने ही प्रिंसिपल्स ऑफ बॉयंसी को डेवलप कर दिया था अपने बाथ टब में बैठे बैठे। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो बॉयंसी जो है एक टेंडेंसी है। जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में सबमर्ज्ड होती है तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, और जब वो बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो उस टेंडेंसी को हम कहते हैं बॉयंसी। और जो फोर्स उस बॉडी पे लगती है तो उसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। अब ये जो बॉयंट फोर्स है ये फ्लूइड की तरफ से किसी बॉडी पे एक्सर्ट करती है। तो अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर है, कंटेनर हो या ना हो डिपेंड नहीं करता, उसमें कोई मैंने लिक्विड ले लिया और उसमें एक बॉडी जो है वो सबमर्ज्ड है, पूरी डूबी हुई है। एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसकी जो टॉप से हाइट है वो है h1 और बॉटम तक की जो हाइट है वो है h2, और इसका एरिया है कुछ ना कुछ a। इस वाले नीचे सरफेस का भी एरिया है कुछ ना कुछ a। अब क्या है, ये एक वर्टिकल फोर्स है। तभी तो आप कोई भी बॉडी को जब वाटर में मेजर करते हो उसका जो वेट है वो कम महसूस होता है, बजाय कि जब उसका वेट जो है हम एयर में महसूस करते हैं। तो आपको खुद भी अपनी जो बॉडी है वो हल्की महसूस होगी इन वाटर एज कम्पेयर टू एयर। तो मतलब कोई एक वर्टिकल फोर्स है जो आपको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, तो इट मीन्स कोई फोर्स लग रही होगी यहाँ पे, इसका नाम देता हूँ FV2। और ऊपर से भी एक फोर्स लग रही होगी सरफेस पे, दैट इज FV1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारी बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा। अब FV1 और FV2 कैलकुलेट करना बहुत आसान है, हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ के आ रहे हैं। तो FV1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ρGAH1, एंड FV2 की जो वैल्यू होती है ρGAH2। अगर आपको बॉयंसी फोर्स निकालनी है तो आप क्या करोगे, FV2 माइनस FV1, क्योंकि FV2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे है। तो ρGAH2 माइनस ρGAH1 कॉमन लोगे तो ρGA जो है कॉमन आ जाएगा, H2 माइनस H1 जो है अंदर रह जाएगा। H2 माइनस H1 क्या है, इस बॉडी की जो है वो हाइट है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, अगर इसकी हाइट से इसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, इसकी वॉल्यूम। तो ρG इंटू V इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी। मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल है, स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड जिसमें वो सबमर्ज्ड है, और वो वॉल्यूम जो उस बॉडी की है। लेकिन ऐसी कोई डेफिनेशन हमारे पास है नहीं फोर्स ऑफ बॉयंसी की। अब क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में गई है या किसी फ्लूइड में गई है तो उससे पहले तो उस जगह पे जो फ्लूइड ही था या लिक्विड था। अब जैसे ही वो उस फ्लूइड की जगह पे गई तो उसने उस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा। अब डिस्प्लेस किया होगा तो वो उतनी ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा जिस वॉल्यूम की वो खुद बॉडी है। मतलब जितनी वॉल्यूम उस बॉडी की खुद की है उतनी वॉल्यूम का फ्लूइड ही तो उसने डिस्प्लेस किया होगा। इसका मतलब ये वो वॉल्यूम है जितना फ्लूइड या लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर ये वही वॉल्यूम है तो मतलब वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट। तो वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट फ्लूइड। क्योंकि आपने देखा होगा स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट फ्लूइड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉयंट फोर्स वही फोर्स है कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस वॉल्यूम के फ्लूइड के वेट के, दैट इज W। इसका मतलब अगर मैं आपको और सिंपल शब्दों में समझाऊं कि अगर मेरे पास कोई ग्लास है और उस ग्लास में मैं एक छोटा सा पत्थर डालता हूं, और ये ग्लास जो है सपोज करें ग्लास जो है पहले से ही फिल्ड था, यहाँ तक फिल्ड है बिल्कुल वाटर से, ठीक है। अब इसमें मैंने एक पत्थर डाल दिया। अब ये जो पत्थर की वजह से जो पानी है वो छलक जाएगा। अगर नीचे कोई कंटेनर रखा है तो वो कंटेनर में जो है वो फिल हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो जितना पानी छलक गया, मतलब जितनी वॉल्यूम का वाटर जो है बाहर निकल गया वो उसी वॉल्यूम के इक्वल है जितनी वॉल्यूम का वो पेबल है। और जितना वॉल्यूम का वाटर बाहर निकला है उस वॉल्यूम के वाटर का जो खुद का वेट है वही वेट जो है बॉयंसी की फोर्स लगा रही है इस पेबल पे, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस छोटे से फॉर्मूले से हमारे पास बहुत बड़े बड़े चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बॉयंट फोर्स है ये इंडिपेंडेंट है हमारी बॉडी की डेंसिटी से। अब हमारी बॉडी की कोई भी डेंसिटी हो
उस पे जो है बॉयंसी की फोर्स डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात, हमारी बॉयंसी फोर्स उस पर भी डिपेंड नहीं करती कि कितनी नीचे तक जो हमारी बॉडी है वो गई हुई है उस पानी में, क्योंकि ना कहीं जिक्र होता है H2 का, ना कहीं जिक्र होता है H1 का, सिर्फ जिक्र होता है इस बॉडी की खुद की हाइट का। तो यहाँ से मतलब ये भी नहीं पता चलता कि अगर ज़्यादा नीचे जाएगी तो ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, ये बॉडी की शेप पे डिपेंड नहीं करती। ये बॉयंट फोर्स जो है सिर्फ डिपेंड करती है बॉडी की वॉल्यूम पे। कोई भी शेप हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को वो डिस्प्लेस कर पा रही है उस लिक्विड में या उस फ्लूइड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉयंट फोर्स जो है वो लगेगी। मतलब जो बात हो रही है सिर्फ वॉल्यूम की बात हो रही है, ना कि कोई भी शेप हो उससे डिपेंड नहीं होता। अब ये जो सारी की सारी फोर्सेज हैं, जैसे कोई भी, अब हमारी जो बॉडी है वो सबमर्ज्ड है किसी भी लिक्विड में, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी फोर्सेज आ रही होंगी। उन सभी छोटी छोटी फोर्सेज का समेशन होगा, तभी तो हमारे पास एक बड़ी फोर्स आएगी, उसको कहेंगे हम बॉयंट फोर्स। और उस बॉयंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होता है कि जितनी वॉल्यूम का फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इतनी वॉल्यूम का फ्लूइड जो है उसने डिस्प्लेस किया, तो उस वॉल्यूम का जो सेंट्रॉइड होगा, मतलब कि यहाँ पे उस सेंट्रॉइड पे जो है वो बॉयंट फोर्स लग रही होगी, वो होता है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को है डिज़ाइन कर दिया। कैसे कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो किसी लिक्विड में घुसना चाह रही है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिक्विड है और ये एक शिप है, ये लिक्विड में घुसना चाह रही है, नीचे की तरफ आना चाह रही है, लेकिन अगर मैं बॉयंट फोर्स को इतना बढ़ा दूं कि वो उसको अपने अंदर आने ही ना दे और उस पूरा जो वेट है उस शिप का या बोट का वो उस पूरे को झेल पाए, तो क्या मेरी बोट जो है वो फ्लोट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। इट मीन्स जो फ्लोटिंग है वो टोटली डिपेंड कर रही है हमारी फोर्स ऑफ बॉयंसी पे। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? अब फोर्स ऑफ बॉयंसी कहती है रो इंटू जी इंटू वी। अगर मैं वॉल्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस करूँ तो मेरी जो बॉयंट फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, तो नीचे से ज़्यादा लगेगी और मेरी बॉडी को जो है वो फ्लोट करवाएगी। दैट इज़ वाई आपने देखा होगा कि जो शिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर पाती हैं। अब क्या है, देखो आर्किमिडीज को भी ना ऐसा ही एक असाइनमेंट मिला था। आर्किमिडीज को कहा था एक राजा ने कि एक ऐसी शिप बनानी है जो उस समय की, मतलब टाइटैनिक के मुकाबले की हो, उसमें बहुत बड़े बड़े हथियार हों। तो उस शिप का जो वेट बन रहा था वो बन रहा था 2000 टन के आसपास। अगर उस शिप का जो वेट है वो 2000 टन है, तो हमारी जो बॉयंट फोर्स है वो 2000 टन से या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो उस शिप को बैलेंस कर पाएगी। तभी उसने इतना दिमाग लगाया और ये महसूस किया कि वो हल्का महसूस कर रहा है एक बाथ टब में, और फिर उसने फोर्स ऑफ बॉयंसी को डेवलप किया। अब क्या है कि अगर 2000 टन की फोर्स ऑफ बॉयंसी आपको लगानी है तो आपको इतनी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा जिस वॉल्यूम का जो वेट है वो 2000 टन या उससे ज़्यादा का हो। अगर 2000 टन से नहीं, आप 1000 टन जो है डिस्प्लेस कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी जो बोट है वो डूब जाएगी। अगर 2000 टन लगा रहे हो तो वो फ्लोट करेगी, अगर 4000 टन लगा रहे हो तब भी वो फ्लोट करेगी, राइट? अब मेरी बात समझो कि फोर्स ऑफ बॉयंसी का क्या एप्लीकेशन हो रहा है, मतलब इन चीज़ों में हम सोच भी नहीं सकते थे। अब आप ये देखो कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लानी है मैंने, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी को मैं वेट के इक्वल अगर कर दूं, जो हमारी बॉडी का वेट है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है वो लग रही है कि दैट इज रो इंटू जी इंटू वी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड जो भी लग रहा है, और ये वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ DISP, ऑलराइट, इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट बॉडी। अब बॉडी का वेट कितना होगा? जितना उसका स्पेसिफिक वेट होगा बॉडी का इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। अब जैसे कोई भी शिप है तो इसमें क्या है, डेंसिटी जो है किसी एक पोर्शन पे फिक्स नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी जो शिप होगी, इस पूरी शिप का ना एक एवरेज स्पेसिफिक वेट ले लेंगे, तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ बॉडी। इस तरीके से इसको लिखा जाता है AVG.BODY, ये कॉमा करके BODY। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एवरेज डेंसिटी of that body into acceleration due to gravity into volume of that body, okay, is equal to density of fluid into acceleration due to gravity into volume displaced by the body। अगर वो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर चुकी है, मतलब इतनी वॉल्यूम जो है वो सबमर्ज हुई है उस वाटर के अंदर, तो मैं वॉल्यूम डिस्प्लेस को लिख सकता हूँ वॉल्यूम सबमर्ज। अब जी से जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है वो है रो एफ इंटू वॉल्यूम सबमर्ज, मतलब जितनी बॉडी है, जितनी वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो सबमर्ज हुई है, उतनी वॉल्यूम जो है वाटर की या किसी भी लिक्विड की डिस्प्लेस हुई होगी, इनटू एवरेज डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अगर ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी है तो मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि टोटल वॉल्यूम जो है
बॉडी की वो ये है, इसको वी टोटल के नाम से मैं लिख रहा हूँ। तो इसका अगर हम रेशियो देखें तो वी सबमर्ज्ड अपॉन में वी टोटल इज इक्वल टू बॉडी अपॉन में ऑफ फ्लूइड। तो ये वो रेशियो निकल के आता है। ये रेशियो क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी, मतलब एवरेज डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब ये जो रेशियो है ये एक फ्रैक्शन की तरह काम कर रहा है। देखो कि मतलब कितना पार्ट जो है सबमर्ज्ड हुआ अपना अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमारी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के इक्वल हो जाए, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी हो जाए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के इक्वल, तो ये वाला जो रेशियो है, मतलब ये वाला जो रेशियो है ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हमारी जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो हो जाएगी वॉल्यूम टोटल के इक्वल। मतलब सारी की सारी जो वॉल्यूम है वो सबमर्ज हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी जो वॉल्यूम है वो डूब जाएगी, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डूब जाएगी। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो बॉडी है जिसने सबमर्ज होना है, जिसने उस लिक्विड में जाना है या जिस फ्लूइड में जाना है, उसकी जो डेंसिटी हो वो उस लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल या उससे ज़्यादा हो। हम यही चाहेंगे कि हमारी जो डेंसिटी है उस बॉडी की वो हमेशा उससे कम हो। दैट इज़ वाई जो एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप होती है वो हमेशा कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की, जिस वाटर में उसने फ्लोट करना होता है। तभी आपने अगर वो देखा हो आइसबर्ग्स को या फिर ग्लेशियर जो टूट के पानी में गिर जाते हैं, तो सपोज कीजिए वाटर लेवल जो ये है, तो आइसबर्ग जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने फेसबुक पे कुछ ऐसी पोस्ट भी देखी होंगी कि सक्सेस जो है वो ये है और उसके पीछे की जो मेहनत है वो ये है। तो उसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो सबमर्ज्ड रहती है और थोड़ी सी वॉल्यूम जो ही है वो ही ऊपर तैरती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अगर हम इसकी एवरेज डेंसिटी देखें, मतलब इस बॉडी की एवरेज डेंसिटी देखें, तो वो होती है अराउंड 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, सी वाटर होती है, वो 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल। अब ये देखिए, अगर आपको ये देखना है कि कितना पार्ट सबमर्ज्ड है और कितना पार्ट बाहर है, तो आप सीधा सीधा डेंसिटी का रेशियो ले सकते हो, मतलब वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन में वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो एवरेज डेंसिटी कितनी है, 900 अपॉन में 1025 डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो रेशियो आएगा ये आएगा 7/8 के इक्वल, मतलब वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू 7/8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम टोटल। मतलब जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो 7/8 टाइम्स सबमर्ज्ड है टोटल वॉल्यूम के, मतलब सिर्फ 1/8 पार्ट जो है वो ही विजिबल है हमें, और 7/8 पार्ट्स जो है वो सबमर्ज्ड है। और ये बता दिया हमें बॉयंसी ने। मतलब क्या कमाल की चीज़ है बॉयंसी, जो हमें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स दे रही है। अब आप में से कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि हम भी तो किसी फ्लूइड के अंदर रहते हैं, दैट इज़ एयर, तो हम पे भी एक बॉयंट फोर्स जो है वो लगनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, हम पे भी जो बॉयंट फोर्स है वो लगती है। लेकिन सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि वो कितनी बॉयंट फोर्स जो है वो हम पे लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एवरेज ह्यूमन बॉडी है जिसकी जो वॉल्यूम है वो 0.1 मीटर क्यूब की है और उसका जो वेट है वो है 80 केजीज के आसपास, तो उसका जो वेट होगा न्यूटन्स में वो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 9.81 विल बी इक्वल टू 788 न्यूटन के आसपास, राइट। तो अब इस पे जो बॉयंट फोर्स है वो उतनी लग रही होगी जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर उस इंसान ने डिस्प्लेस की होगी, दैट इज एफ बी विल बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। तो डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 0.1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम जो है वो उसने डिस्प्लेस करी होगी इंसान ने। तो ये जो वैल्यू है ये नियरली 1.2 न्यूटन के आसपास जो है हमें मिलती है। अब 1.2 न्यूटन ये आ रही है और एक्चुअल वेट जो है वो है 788 न्यूटन्स। तो कितना चेंज आ गया, मतलब 786.2 न्यूटन्स के आसपास जो है वो उसका वेट हमें मेजर होगा इस अर्थ पे। तो कितना चेंज आया, मतलब ऑलमोस्ट 0.15% का चेंज आया, उससे भी कम ही आया होगा। तो इतना कम चेंज हमारे लिए नेग्लिजिबल के अराउंड रहता है। लेकिन ये तो बात हुई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, तो इसलिए सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हम इतनी ज़्यादा बॉयंसी की बात नहीं करते एयर के केस में। लेकिन अगर हम बात करें एयर की बॉयंसी की गैसेस के केस में, डिफरेंट गैसेस में, तो ये बहुत डोमिनेटिंग इफेक्ट डालती है नेचुरल फिनोमिनस में, जैसे कि कन्वेक्शन करंट, जैसे राइज होता है, हॉट एयर राइज होती है कूलर एनवायरनमेंट में, या आपका हॉट एयर बलून जो है वो राइज करता है, या फिर जो हीलियम बलून होता है। अब हीलियम बलून जो है वो तब तक राइज करेगा एनवायरनमेंट में जब तक उसके आसपास की डेंसिटी उस पूरे बलून की एवरेज डेंसिटी के इक्वल ना हो जाए, तो वो तब तक राइज करता ही रहेगा।
और बॉयंसी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर अगर आपने नहीं पढ़ा तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है किसी लिक्विड की। तो ये कैसे बताता है, अगर आप इसको किसी लिक्विड में डालो और ये डिप करो तो ये एक रीडिंग देगा। उस रीडिंग की जो भी वैल्यू होगी वो उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होगी। तो ये हाइड्रोमीटर जो है वो काम कैसे करता है, ये एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर लेड डली हुई होती है और उस लेड का कुछ ना कुछ वेट होता है। अगर हम इसको किसी लिक्विड में डालेंगे तो वो उस पर एक बॉयंट फोर्स भी लगाएगा। तो हम इसको कैलिब्रेट करते हैं प्योर वाटर के लिए। जब हम इसको प्योर वाटर में डालते हैं तो इसकी जो रीडिंग है वो 1 आनी चाहिए एग्जैक्ट। और जब इसकी रीडिंग एग्जैक्ट 1 आती है तो जो हम बैलेंस देखते हैं कि कितना हमने लेड डाला था या कितनी जो बॉयंट फोर्स उस पर आ रही है, तो इस हिसाब से जो हमारा हाइड्रोमीटर है वो सही रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हम इसको और लिक्विड में डालेंगे तो वो उसकी जो रीडिंग है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमें डायरेक्टली बता देगा। तो इस तरीके से फोर्स ऑफ बॉयंसी यहाँ पे भी काम में आती है। मेरा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे आ गया है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल को ग्रो करने के लिए, आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। अगर आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आती हैं और आपका फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए डोनेट करिए, क्योंकि फ़िलहाल मैं कोई जॉब भी नहीं कर रहा और फैमिली का भी मेरे पे पूरा प्रेशर है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ और उनकी नॉलेज को बढ़ा पाऊँ। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे जब कोई बॉडी फ्लोट करती है तो वो स्टेबल रहती है या नहीं रहती, तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने एक वर्ड सुना है मेटा सेंटर तो उसके बारे में बात करेंगे, और एक चीज़ होती है मेटासेंट्रिक हाइट, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।